वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम युआन होता है, जो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी होकर रो रो कर अपने पेरेंट्स को बुला रही होती है। और यही हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है। पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका था, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इसके बाद हम बैकग्राउंड में एक आदमी यांग की आवाज सुन पाते हैं, जो कि उसी बच्ची युआन के फादर होते हैं। यांग कह रहा होता है कि जो ट्रीज पहले हमारी जान बचाया करते थे, इंसानों को फायदा देते थे, अब वही ट्रीज इंसानों की जान के दुश्मन बन गए हैं, जो कि पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इतने बुरे तरीके से तबाही मचा रहे हैं कि इसकी वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो गया है और इन्होंने बहुत ही कम टाइम में 80% दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और कितने सर्वाइवर्स हैं ये भी पता नहीं है। मैं और मेरी बेटी युआन बड़ी मुश्किल से ये जिंदगी गुजार रहे हैं, उस दिन की उम्मीद में कि कब ये सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बच्ची युआन अपने डॉग के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर युआन के फादर यांग आ जाते हैं, जो काफी डरे हुए थे। वो युआन को चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तो तुम फिर बाहर क्यों आ गई हो घर से। और तभी युआन को अपने डॉग के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो उसके पीछे भागती है। तब यांग भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और वो भागते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ट्रीज की टहनियाँ बिल्कुल खतरनाक होकर बिल्कुल किसी स्पाइडर के जाल की तरह लग रही थी और वो टहनियाँ बिल्कुल ऐसे हिल रही थी जैसे वो जिंदा हो। तब वो दोनों बाप बेटी उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब वो खतरनाक टहनियाँ उनके पीछे पड़ जाती हैं और ये टहनियाँ इतनी बड़ी थी कि बिल्कुल किसी ड्रैगन किसी स्नेक की तरह ही लग रही थी। लेकिन फिर भी वो दोनों किसी तरह बचते बचाते अपने घर आने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद यांग अपनी बेटी युआन को सुलाकर उसकी वॉच में एक ट्रैकर लगा देता है। इसके बाद वो रेडियो के थ्रू किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। और इसी दौरान यांग को नींद आ जाती है, जहाँ वो एक ड्रीम देखता है कि कैसे इन सब चीजों का स्टार्ट हुआ। यांग के ड्रीम में वो, उसकी वाइफ और उसकी बेटी अपनी गाड़ी में होते हैं। असल में यांग की वाइफ एक साइंटिस्ट थी, जो अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जैसे कि आजकल किस तरह से ट्रीज को काटा जा रहा है, जिससे ट्रीज की तादाद दुनिया में दिन ब दिन कम होती जा रही थी। और यांग की वाइफ अपने प्रोजेक्ट में एक ऐसी चीज बना रही थी जिसमें छोटे छोटे पौधे कुछ ही दिनों में बड़े बड़े ट्रीज बन जाएंगे। लेकिन तभी दूसरा साइंटिस्ट यांग की वाइफ को एक बैड न्यूज सुनाता है। वो कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, जिन पौधों को हम ट्रीज बनाना चाहते थे वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड से वो खुद ही बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं और जानलेवा भी बन रहे हैं। और ये चीज इंसानों के लिए खतरा है। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर हलचल मच जाती है लोगों में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक किस्म की ट्रीज आने लगे थे। लेकिन इतने में ही यांग की आंख खुल जाती है और यहाँ पर सच में ट्रीज की टहनियाँ जमीन से निकलकर युआन को अपने साथ ले जा रही थी। यहाँ पर यांग उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब ही रहता है। इसके बाद वो युआन की घड़ी में लगे ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढने लगता है। ट्रैकर के मुताबिक वो युआन को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ उसे युआन की वॉच जमीन पर पड़ी हुई मिलती है और तभी उसे युआन की आवाज भी सुनाई देती है। तभी यांग उस आवाज का पीछा करते हुए युआन के पास पहुँच जाता है, जहाँ युआन यूवी लाइट वाली टॉर्च से टहनियों को भगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिस पर यांग उसे अपनी टॉर्च देता है। लेकिन अभी भी वो खतरनाक टहनियाँ उसे पकड़ रही होती हैं। लेकिन तभी यांग एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसे दीवार पर मारता है, जिससे दीवार टूट जाती है और वहाँ पर सनलाइट आने लगती है। तब सूरज की रोशनी से वो टहनियाँ उसे छोड़कर दूर भागने लगती हैं। लेकिन नीचे गिरने की वजह से यांग को चोट लगी थी, इसीलिए अब वो बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी यांग को एक और विजन आता है, जिसमें यांग की वाइफ उसे बता रही होती है कि ये टहनियाँ इंसानों के लिए खतरा है, क्योंकि ये टहनियाँ लिविंग बीइंग्स बन चुकी हैं और इन टहनियों को सिर्फ 2 तरीकों से ही रोका जा सकता है। एक तो है यूवी लाइट और दूसरी है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ की दीवार टूटने लगती है और फिर देखते ही देखते वहाँ से टहनियाँ अंदर आकर यांग की वाइफ और उसकी बेटी युआन को पकड़ने लगती है। यहाँ पर यांग अपनी वाइफ को उन
उन टहनियों से बचाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर यांग की वाइफ खुद को सेक्रीफाइस करके उसे युआन को बचाने के लिए कहती है और इसके बाद यांग अपने विजन से बाहर आ जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक फीमेल सोल्जर लीमो आकर उन टहनियों से लड़ने लगती है और फिर देखते ही देखते बाकी सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब उनमें से एक सोल्जर एक काफी बड़ी डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है जिससे काफी तेज यूवी लाइट निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो टहनियाँ अब दूर हट जाती हैं। इसके बाद उन सोल्जर्स का लीडर अपने कमांडर से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि हमें यहाँ पर 2 सर्वाइवर्स मिले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स के पास एक डिवाइस होती है। तब यहाँ पर यांग उनसे इस डिवाइस के बारे में पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर एक सोल्जर उसे कहता है कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है, जिससे शायद क्या पता दुनिया पहले की तरह हो जाए। फिर यहाँ पर वो फीमेल सोल्जर लीमो उसे बताने लगती है कि असल में हम ज्वाइंट फोर्सेस के लिए काम करते हैं और साइंस अकेडमी के एस्टिमेट के मुताबिक ये पौधे और ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बनते जा रहे हैं और इनकी दूसरी और खतरनाक लहर बस 2 दिन के बाद ही आने वाली है। इसीलिए हमारा प्लान है कि हम इस डिवाइस जिसका नाम एजेंटिया है इसे लॉन्च स्टेशन ले जाकर पौधों की जड़ों में डाल दें, जिससे उन पौधों की पावर कम हो जाएगी और दुनिया फिर से पहले की तरह हो जाएगी। और इस मिशन के लिए पूरी दुनिया से 141 लोगों की एक टीम को लगाया हुआ है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस मशीन को पौधों की जड़ों में डालने की कोशिश करेंगे। और तभी उन्हें मैसेज मिलता है कि कोई चीज बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है और अब वहाँ पर जमीन फट जाती है, जिसकी वजह से वो डिवाइस जिसमें से यूवी लाइट निकलनी थी वो जमीन में धंस जाती है और उसके साथ साथ कुछ सोल्जर्स भी नीचे चले जाते हैं। और अब टहनियाँ वहाँ पर आकर उन लोगों पर अटैक कर देती हैं। लेकिन पहले तो वो कुछ टाइम के लिए उन टहनियों को रोक पाते हैं, लेकिन इन सब के बीच उनका लीडर इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ी टहनी आ जाती है जो कि बिल्कुल ड्रैगन की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो देख सकती है बिल्कुल किसी लिविंग बीइंग्स की तरह, लेकिन वो देख नहीं सकती थी। इसीलिए वो लोग चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो खतरनाक टहनी युआन के पास आ जाती है, जिससे डरते हुए युआन पीछे हटने लगती है। लेकिन इसी बीच उससे वहाँ पर रखी हुई कुछ बॉटल्स नीचे गिर जाती हैं, जिसकी आवाज वो टहनी फौरन सुन लेती है। इसीलिए अब वो युआन के पीछे पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो बिल्कुल ठीक टाइम पर यांग वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। साथ साथ पीछे से लीडर भी उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से अब वो टहनी उस लीडर को अपने अंदर जकड़ लेती है। इसके बाद लीडर उन सबको वहाँ से जाने का कहकर एक ग्रेनेड को अपने हाथ में ही ब्लास्ट कर लेता है और इस ब्लास्ट में वो लोग बाहर आकर गिरते हैं। साथ साथ उस ब्लास्ट की वजह से लीडर मारा जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर बाकी सोल्जर्स भी आ जाते हैं। इसके बाद लीमो को वाइस लीडर बनाया जाता है। लीमो सबको कहती है कि हमारे लीडर ने हमारे लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है, इसीलिए अब हमें किसी भी तरह करके इस मिशन को पूरा करना है। इसके बाद उनमें से एक लीडर यांग को उनके साथ इस मिशन में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि यांग एक टेक्नीशियन था जिसकी आगे उन लोगों को जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन यांग कहता है कि मैं अपनी बेटी को मुसीबत में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं इस मिशन में शामिल नहीं हो सकता। यांग ये कहकर युआन को वहाँ से ले जाने लगता है। यहाँ पर युआन अपने फादर से कहती है कि मैं उन लोगों के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया को बचाना चाहती हूँ। अब युआन की जिद करने पर यांग भी राजी हो जाता है और मिशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें सिग्नल से पता चलता है कि खतरनाक पौधों की दूसरी लहर उनकी तरफ ही तेजी से बढ़ रही है। और तब दिखती ही दिखती वहाँ की जमीन फटने लगती है और जमीन फटने की वजह से वहाँ की बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं। लेकिन वो लोग किसी तरह इससे बचते हुए आगे भागने लगते हैं। अब यांग एक सोल्जर से पूछता है कि ये लहर तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना, जिस पर वो सोल्जर कहता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शुरू होगा। इसके बाद वो सब भागते हुए एक बस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो सोल्जर जिसके पास वो डिवाइस यानी एजेंटिया था वो पीछे ही रह जाता है और फिर देखते ही देखते बीच की जमीन फट जाती है। लेकिन वो सोल्जर उनकी तरफ एजेंटिया फेंक कर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके बाद वो खतरनाक टहनियाँ अब उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वो लोग बिल्कुल ठीक टाइम पर बस के अंदर चले जाते हैं और अब जैसे ही टहनियाँ उनकी तरफ आ रही होती हैं तो उनकी बस उन टहनियों के ऊपर आ जाती है, जिससे उनकी बस अब आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बस एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। इसके बाद वो सब उस बस से बाहर आ जाते हैं। फिर एक सोल्जर कहता है कि वो सारी टहनियाँ रिलैक्स हो गई हैं, जिस पर दूसरा सोल्जर कहता है कि ये तो बस छोटी सी लहर थी, इससे बड़ी और खतरनाक लहर तो बाद में आएगी। इसके बाद वो अपने कमांडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते
करते हैं लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ की सिग्नल्स लॉस्ट हो चुके थे। और तभी यांग को वहाँ पर सामने एक सिग्नल टावर दिखाई देता है और वो सभी से कहता है कि हमें वहाँ पर जाकर कमांडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए अब वो सब लोग उस बिल्डिंग तक जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए बीच में लोहे का एक छोटा सा ब्रिज था जिसकी हालत भी काफी खराब थी। अब क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, इसीलिए वो उसके जरिए ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब युआन आगे बढ़ रही होती है तो वहाँ की एक बिल्डिंग गिरने लगती है, लेकिन लकीली वो बिल्डिंग उन्हें टच किए बगैर ही नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे डरकर युआन नीचे गिर जाती है, लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर एक सोल्जर रस्सी से लटक कर उसे बचा लेता है और अब यांग उस रस्सी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो रस्सी कमजोर होने लगती है। इसीलिए वो सोल्जर खुद रस्सी छोड़ते हुए युआन की जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देता है और थोड़ी देर के बाद यांग युआन को ऊपर खींच लेता है। इसके बाद बाकी सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो ब्रिज भी टूटने लगता है। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर वो लोग उस बिल्डिंग तक आने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्डिंग में आने के बाद वो लोग मशीन को एक्टिवेट करके फौरन कमांडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां कमांडर उन लोगों को और बाकी 141 लोगों की टीम को एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है कि दूसरी खतरनाक लहर 4 घंटों के बाद आने वाली है। इसीलिए अब हमें इस मिशन को रोकना होगा यहीं पर, क्योंकि हम एजेंटिया को जड़ तक नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी टहनियाँ हैं जिन्होंने जड़ को घेरा हुआ है। इसीलिए अब से इस मिशन को बंद किया जा रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि इस मिशन में इतने लोग मारे गए हैं, तो अब इस मिशन को कैसे रोका जा सकता है। जिस पर कमांडर कहता है कि जो लोग बच गए हैं मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन तभी ये बात सुनकर यांग कमांडर और बाकी टीम को कहता है कि मैं एक सिंपल लाइफ गुजारने वाला चाइनीज शहरी हूँ और इस तबाही में मैंने अपनी वाइफ को खो दिया, और जो भी दुनिया के अलग अलग हिस्से इस मिशन में शामिल हुए और वो लोग जो इस तबाही में बच गए हैं यानी सर्वाइवर्स, हर किसी ने अपने अपने को खो दिया है। और अगर दूसरी लहर आ गई तो जो बचे हुए हैं वो भी मारे जाएंगे। इसीलिए हमें एटलीस्ट इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो इस मिशन में मारे गए हैं हमें उनके सेक्रीफाइसेस को जाया होने नहीं देना चाहिए, फिर चाहे ये मिशन सक्सेसफुल हो या फिर ना हो। अब यांग की इस हिम्मत देने वाली और इमोशनल बात को सुनकर पूरी टीम तैयार हो जाती है एक बार फिर से। तब कमांडर उनसे कहता है कि अगर टीम अपना मिशन पूरा करना चाहती है तो वो अपने रिस्क पर कर सकती है। तब इस बात के लिए वो सब लोग मान जाते हैं। इसके बाद यांग और बाकी सब अपने लॉन्च स्टेशन पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो एजेंटिया फौरन लॉन्च कर देते हैं, लेकिन एजेंटिया जमीन के अंदर जाने के बाद जड़ तक नहीं जा पाता क्योंकि वो ट्रीज और टहनियों की वजह से वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में बाकी टीम्स भी अपने अपने एजेंटिया को लॉन्च करने में बिजी हो जाती हैं, और अब आखिरी उम्मीद चाइनीज टीम पर थी, यानी उन लोगों की टीम जिसमें यांग था। अब यहाँ पर यांग और उन सोल्जर्स को समझ नहीं आती कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तब लीमो उन्हें बताती है कि ये आवाजें असल में वोल्केनो से आ रही हैं। असल में लॉन्च स्टेशन को चलाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो एनर्जी वोल्केनो से ही हासिल की जाती है, और इसे स्टेबल रखने के लिए जमीन के अंदर कुछ मेंटेनेंस सिस्टम बनाए गए हैं ताकि वोल्केनो कंट्रोल में रहे। अब यहाँ पर यांग को एक आइडिया आता है, और वो ये आइडिया सबसे शेयर करता है कि क्यों ना हम उस मेंटेनेंस सिस्टम को ही बंद कर दें, जिससे होगा ये कि सारा लावा जमीन के अंदर जो टहनियाँ और ट्रीज है उन पर लग जाएगा, जिसकी वजह से वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, और ऐसा होते ही हमारा एजेंटिया जड़ तक पहुंच जाएगा। तभी सुनकर एक सोल्जर फौरन उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्टेंस होने की वजह से वो मेंटेनेंस सिस्टम बंद नहीं होता। तब दूसरा सोल्जर कहता है कि हम वहाँ पर जाकर इसे ब्लास्ट कर देंगे। तब उसकी ये बात सुनकर बाकी सब एग्री हो जाते हैं, और अब लीमो और दूसरा सोल्जर बॉम्ब लेकर वहाँ जाने के लिए निकलते हैं, और उनके साथ यांग भी जाता है क्योंकि क्या पता वहाँ टेक्नीशियन की जरूरत पड़े। अब जैसे वो अंडरग्राउंड पहुँचते हैं उनके सामने बहुत सारे पौधे आ जाते हैं जो एक एक करके उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें यांग तो काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जो दूसरा सोल्जर होता है वो अकेला ही उनसे लड़कर उन दोनों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन लास्ट में वो सोल्जर खुद को सेक्रीफाइस करते हुए एक ग्रेनेड को ब्लास्ट करके उन टहनियों को खत्म कर देता है। लेकिन अब क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए वो चाहकर भी उस सोल्जर की मौत का अफसोस नहीं कर सकते थे, और अब यांग और लीमो आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं
जिसे खोलने के लिए यांग लीमो को कहता है कि भारी चीजें लेकर आओ। अब जैसे ही लीमो उन चीजों को ढूंढने जाती है, यांग दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है और उसे बंद कर देता है और वो लीमो को सैड होते हुए कहता है कि मैं काफी इंजर्ड हो गया हूँ, इसीलिए मैं वापस नहीं जा सकता। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए प्लीज तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब ये सुनकर लीमो रोने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि यांग ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि लीमो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो भागते हुए ऊपर उन बाकी लोगों के पास आ जाती है। उधर यांग जो कि इंजर्ड होने के बावजूद भी आगे बढ़ रहा था। इसके बाद वो मेंटेनेंस रूम में पहुंच जाता है, जहाँ की सीसीटीवी के जरिए वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हारे फादर दुनिया को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और इस पर तुम्हें अपने फादर पर प्राउड होगा। लेकिन युआन रोते हुए कहती है कि पापा मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। लेकिन तब तक उस बॉम्ब का टाइम खत्म हो जाता है जो कि यांग के पास था, जिससे अब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ऐसा होते ही सारा लावा टहनियों और पौधों पर लग जाता है और अब वो टहनियां और पौधे मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होते ही एजेंटिया भी जड़ तक पहुंच जाता है और अपना काम शुरू कर देता है और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया से वो पौधे कम होने लगते हैं। उधर कमांडर और बाकी सब लोग भी अपना मिशन पूरा होता देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें बैकग्राउंड में युआन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहती है कि इंसान खुद को बहुत बड़ा, बहुत ग्रेट मानता है, लेकिन इंसान नेचर के सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें नेचर का गलत यूज नहीं करना चाहिए। और युआन की इसी बात के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।